नमस्कार। विद्युत धारा के इस चौथे भाग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं बेलूर मठ लाल बाबा विद्यालय में फ़िज़िकल साइंस पढ़ाता हूँ और ये मेरे स्कूल का एड्रेस है। तो हम जहाँ तक बात कर रहे थे, वो है धारा विद्युत और उसका भाग 4। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस क्लास का पूरा फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हैं, तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें और मेरे साथ-साथ क्लास को सीखते रहें। तो आइए देखते हैं कि भाग 4 में हमें आज करना क्या है। तो हम देखेंगे आज विद्युत चुंबकत्व किसको कहते हैं। हम देखेंगे कि विद्युत शक्ति के गणित जो हमारे थोड़े से बचे रह गए थे, उनको भी हम लोग सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विद्युत चुंबकत्व क्या है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यहाँ से हमें देखना है कि असल में विद्युत चुंबकत्व क्या है। देख लेते हैं कि अगर मान लें कि ये एक चालक है जिसमें से हमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई दिख रही है। कोई भी चालक ले लिया जाए जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युतीय विद्युत के जाने के कारण यहाँ पे एक चुंबकीय प्रभाव कैसे आता है, वो समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इस तार में से विद्युत जैसे ही जाएगा, इस चालक में से जैसे ही विद्युत जाएगा, तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार होने लगता है। इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन जाएगा। ये हमें नज़र नहीं आता है, ये तो मैं बस ऐसे ही बना के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे होता है और इसके होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा हमें? हमें इसके होने का सबसे बड़ा प्रमाण इस तरह से मिलेगा कि जितने भी चुंबकीय पदार्थ हैं, जैसे कि लोहा, जैसे कि निकेल, जैसे कि कोबाल्ट या तो फिर कोई चुंबक का टुकड़ा खुद, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कहीं पे यहाँ पे रख दिया जाए, तो इन पे इस बिंदु पे अगर मान लें कि ये सारे के सारे पदार्थ यहाँ पे रख दिया जाए, तो इन पर इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का असर पड़ता है। प्रभाव इस पे पड़ जाता है। तो अगर मान लें कि यहाँ पे एक चुंबक का टुकड़ा रख दिया जाए, तो हो सकता है कि वो या तो आकर्षित हो जाएगी या तो फिर ये यहाँ से विकर्षित हो जाएगी। और बाकी के ये जितने भी चुंबकीय धातु हैं, इनको अगर हम रखेंगे तो ये आकर्षित हो जाएँगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो चुंबकीय विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, वो किसी भी चालक से जब हम लोग विद्युत को भेजेंगे, तो वो पैदा होने लगता है। तो देखते हैं कि किसी चालक में से अब इसको पढ़ के देखेंगे तो वही जो मैंने आपको समझाया है, वही आपको मिलेगा कि किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, जो आसपास रखी चुंबक या चुंबकीय पदार्थों को विक्षेपित करता है। विक्षेपित मतलब अपनी जगह से उसको वो हिला देगा, या तो आकर्षित करेगा या तो फिर विकर्षित करेगा, दोनों में से कुछ एक होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें भौतिक विज्ञान में विद्युत चुंबकत्व के बारे में पढ़ना पड़ता है। मतलब विद्युत के कारण से जो चुंबक तैयार हुआ, उसको हम लोग विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। तो विद्युत चुंबकत्व असल में भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं कि एक चालक में से अगर हम लोग ऐसे का बिजली को भेजें, विद्युत को भेजें, तो किस प्रकार से उसके चारों ओर हमें चुंबकीय क्षेत्र बनता हुआ नजर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगले स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि ओर्स्टेड का प्रयोग क्या है। ठीक है? ओर्स्टेड का प्रयोग असल में कुछ नहीं, यही जो हमने पिछले स्लाइड में सीखा कि एक चालक में से अगर हम विद्युत प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। ये हमें पता कैसे लगा?
वही ऑस्टेड के प्रयोग से पता लगा। तो ऑस्टेड ने कैसा प्रयोग किया था? ऑस्टेड ने क्या किया था? एक बैटरी लगा दी उसने ऐसे, फिर उसमें से ऐसे तार जोड़ दिया और उस तार में एक स्विच रखा, ठीक है? तो अगर मान लें कि ये स्विच दबा दिया जाए, तो ये जो पूरा का पूरा लाइन है, ये कनेक्शन बन जाएगा। अगर ये स्विच खोल दिया जाए, तो यहाँ पे गैप आ जाएगी और फिर ये जो विद्युत धारा है, यहाँ से जा नहीं पाएगी। तो अब क्या किया गया देखो, यहाँ पर इस स्विच को बंद रखा गया, मतलब यहाँ पे एक गैप रखा गया। तो स्विच बंद रखना मतलब स्विच खोलना मतलब होता है कि उस कनेक्शन को जोड़ देना, तो पूरी लाइन तैयार हो जाएगी जिसमें से हमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई नजर आएगी। और स्विच को ऑफ कर देना मतलब ये जो स्विच है, यहाँ से ये जो बिंदु है ये हट जाएगी, मतलब यहाँ पे एक गैप आ गया तो कनेक्शन टूट जाएगा। कनेक्शन टूट जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो विद्युत का प्रवाह है वो रुक जाएगा। अब देखो क्या हुआ। अब ओर्स्टेड ने क्या किया कि एक चुंबकीय दिक् सूचक, जो जिसको हम लोग कंपास के नाम से जानते हैं, उसको ऐसे उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसे रख दिया। ठीक है, ऐसे उत्तर, इधर वाला उत्तर है, इधर वाला दक्षिण है, ऐसे उत्तर दक्षिण दिशा में रख दिया। हमें पता है कि चुंबकीय दिक् सूचक साधारणतः रखे जाने पर उसका उत्तरी भाग ऐसे उत्तर की तरफ हुआ रहेगा और विपरीत भाग दक्षिण की तरफ हुआ रहेगा। तो अगर ये जो परिपथ है ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में है और ठीक उसके नीचे में ऐसे उत्तर दक्षिण दिशा में ये बैठा हुआ है, चुंबकीय दिक् सूचक ऐसे रखा गया है। तो अब ओर्स्टेड ने क्या किया, उसने इस स्विच को ऑन कर दिया, इस स्विच को दे दिया और जैसे ही यहाँ पे ये स्विच लग गई, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। अब इस विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर इसके चारों ओर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनने लगेगा, इसके चारों ओर। अब चुंबकीय क्षेत्र बनने लगेगा तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बन गया, उसकी चपेट में ये नीचे वाला चुंबकीय दिक् सूचक, जो कि खुद एक चुंबक है, वो भी आ जाएगा। और ये जैसे ही आएगा, ये अपनी जगह से हमें दिखता है, ये अपनी जगह से ये अपनी जगह से ऐसे हिल जाएगा। ऐसे पहले तो ये उत्तर दिशा में था, ऐसे ये देखो ऐसे हिल गया और हिल के कहाँ चला गया, ये ऐसे वेस्ट की ओर चला गया, यानी ये हमें पश्चिम की ओर जाता हुआ नजर आया। तो ठीक उसी तरह से अगर हम लोग इस बैटरी को घुमा दें, इस बैटरी को घुमा दें, मतलब ये पहले प्लस था और ये माइनस था, तो इसको इधर घुमा के रखे जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, ऐसे इधर रख दिया और इधर रख दिया, तो क्या होगा, तो पहले तो विद्युत धारा ऐसे जा रही थी, अब विद्युत धारा कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ये देखो एरो गया। तो अब भी इस बार भी हमें उत्तर और दक्षिण तो यही है। क्यों? क्योंकि उत्तर दक्षिण तो बदलेगा नहीं, हमने सिर्फ बैटरी बदला है और उत्तर दक्षिण के रूप में उत्तर दक्षिण दिशा में ही हमारा चुंबकीय कंपास या चुंबकीय दिक् सूचक की सुई भी रहेगी। क्यों? क्योंकि साधारण अवस्था में कोई भी चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रहता है, तो ये ऐसे ठीक इसके नीचे में ऐसे रहेगा। अब ओर्स्टेड ने क्या किया, उसने इस स्विच को लगा दिया। उसने जैसे ही इस स्विच को लगाया तो उसे विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई नजर आई। विद्युत धारा प्रवाहित होते ही फिर से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बन गया। इस चुंबकीय क्षेत्र की चपेट में फिर से ये चुंबकीय दिक् सूचक आ गया। ये चुंबकीय दिक् सूचक जैसे ही आया, वैसे ही इस चुंबक के ऊपर इस चुंबकीय क्षेत्र का असर पड़ा और ये अपनी जगह से हिल गया, दूसरी तरफ चला गया। तो दूसरी तरफ चला गया दूसरी तरफ चला गया तो ऐसा दूसरी तरफ क्यों गया? क्योंकि विद्युत प्रवाह की दिशा जो है वो दूसरी तरफ चली गई थी। ये विद्युत प्रवाह की दिशा पहले इस तरफ थी, तो देखो ये पश्चिम की ओर चली गई थी। विद्युत प्रवाह की दिशा ऐसे थी,
तो ये पश्चिम की ओर चली गई थी, लेकिन इस बार विद्युत प्रवाह की दिशा कैसे है? इधर से है, उल्टी है, तो वो उल्टी दिशा में चली गई है। और यहीं से ओर्स्टेड ने ये साबित कर दिया, यहीं से ये ओर्स्टेड ने ये साबित कर दिया कि किसी भी किसी भी चालक में से किसी भी चालक में से अगर हम लोग विद्युत प्रवाहित करें, ऐसे किसी भी चालक में से विद्युत प्रवाहित करें, तो ज़रूर उसके आसपास कोई एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इसका कारण क्या है? ये हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस अब इतना ही जान के रखना है कि किसी भी चालक में से हम लोग विद्युत भेजेंगे तो उसके पास-पास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और ये ओर्स्टेड ने प्रयोग द्वारा दिखा दिया। तो अब हमें ये समझना है कि कब ये जो सुई है, चुंबकीय दिक् सूचक है, ये पश्चिम की ओर कब गई और ये चुंबकीय दिक् सूचक सुई कब इस तरह से पूर्व की ओर चली गई, है ना? जब इस तरफ से करंट जा रही थी, ऐसे जा रही थी, तो ये इधर चला गया था। इस तरफ से जब जा रही थी करंट, तो ये इधर चला गया था और जब इधर से आ रही थी, तो ये करंट तो इधर से जब आ रही थी, तो ये जो है, ये इस तरफ चला आया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि विद्युत धारा की दिशा जैसे ही बदल गई, वैसे ही यहाँ पे ये जो चुंबकीय दिक् सूचक की सुई है, ये दूसरी ओर घूम गई। अब हमें ये देखना है कि ये किस तरफ घूमती है, इसकी दिशा किस तरफ ये घूमेगी, किस तरफ ये घूमेगी, ये दक्षिण की ओर घूमेगी, दक्षिण की ओर घूमेगी कि पूर्व की ओर घूमेगी, ये कैसे पता लगाएं? उसको पता लगाने के लिए एम्पियर के तैरने का नियम हमें जानना पड़ेगा। देखो, एम्पियर के तैरने का नियम बहुत आसान है। मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति जिस तरफ विद्युत धारा बह रही है, उस तरफ तैर रहा है, ठीक है? तो अगर इस व्यक्ति का ये व्यक्ति जिस तरफ विद्युत धारा बह रही है उस तरफ तैर रहा है, तो एम्पियर के नियम ये कहता है कि इस व्यक्ति का बायां हाथ जिस तरफ से, थोड़ा सोच के अगर देखो, तो ये व्यक्ति का ये वाला हाथ क्या है? ये वाला हाथ है राइट हैंड यानी दाहिना हाथ और ये वाला है लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ। तो जिस तरफ व्यक्ति का बायां हाथ होगा उस तरफ चुंबकीय सुई घूम जाएगी, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसे अगर विद्युत धारा है और हमारी चुंबकीय सुई इस तरह से है, ऐसे है, तो विद्युत धारा इस तरफ, अगर मैं इस व्यक्ति को इधर से तैरता हुआ मानूं, तो उसका बायां हाथ इस तरफ कहीं पे होना चाहिए, तो चुंबकीय सुई इस तरफ घूम जाएगी। ठीक इसका उल्टा करो, अगर ये व्यक्ति इधर से इधर उल्टी तरफ तैरता हुआ आ रहा है और चुंबकीय सुई ऐसे रखी गई है, चुंबकीय सुई ऐसे रखी गई है, तो उसका बायां हाथ इधर के कहीं पे होना चाहिए, तो चुंबकीय सुई ऐसे घूम जाएगी। तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर एम्पियर के तैरने का नियम बड़े आसानी से हमें ये बता देगा कि किस प्रकार से हमें चुंबकीय सुई घूमती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं कि एम्पियर के तैरने का नियम विस्तार से क्या है। तो देखो, यहाँ पे हमें विद्युत धारा की दिशा इस तरह से दिखाई जा रही है। इस व्यक्ति का दायां हाथ यह है, बायां हाथ यह है। अगर हम किसी कंपास को ऐसे रखें जिसमें ऐसे उत्तर दक्षिण दिशा में रखें, तो ये विद्युत धारा की दिशा में अगर कोई इसको रखा जाए, तो ये कंपास कैसे घूमेगी? इस तरफ यानी बाएं हाथ की तरफ घूम जाएगी। बाएं हाथ की तरफ घूम गई तो हमें इस तरह से जो उत्तरी ध्रुव है इसका ऐसे बाएं हाथ की तरफ घूमता हुआ नजर आएगा। इसको पलट देंगे तो पलटने से क्या होगा वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। तो एम्पियर के तैरने का नियम क्या है? यदि किसी व्यक्ति को विद्युत धारा की दिशा में तैरता हुआ माना जाए, तो उसका बायां हाथ, याद रखना है, बायां हाथ चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के विक्षेप को दर्शाता है। विक्षेप यानी अपनी जगह से
दूसरी ओर मुड़ जाना, अपनी जगह से हट जाने को ही विक्षेप कहते हैं। तो विक्षेप तो उत्तरी ध्रुव के विक्षेप को दर्शाता है। तो हमें एम्पियर का नियम, तैरने का नियम समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो देखो, हमें यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि ये जो चुंबकीय सुई है ये किस तरफ जाएगी। लेकिन हमने अब तक ये नहीं समझा है, हमने अब तक ये नहीं समझा है कि जब एक चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र हमें बनता हुआ नजर आ रहा है ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है? क्या ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, या तो फिर ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे घूम रही है? ये भी हमें पता लगाना है। क्या ये ऐसे ऐसे घूम रही है, या ऐसे ऐसे जा रही है, या ऐसे जा रही है? तो ये पता लगाने के लिए अब हमें मैक्सवेल के नियमों को देखना पड़ेगा। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है वो समझते हैं। मान लेते हैं ये एक पेंच है, ठीक है, और इसके ऊपर एक पेंचकस यानी स्क्रू ड्राइवर तुमने लगाया, और उस स्क्रू ड्राइवर को साधारणतः ज़्यादातर हम लोग दाएं हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये दाएं हाथ से अगर हम लोग पेंचकस को घुमाना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो पेंच है ये इस तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये जो आगे बढ़ने की दिशा है पेंच की, ये हमें विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। और हमने जब पेंचकस को दाएं हाथ से पकड़ के इस तरफ घुमाया था, तो ये जो घूमने की दिशा है ये हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। तो हमें मैक्सवेल का दाएं हाथ का पेंच का नियम या दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या बता रहा है? हमें दक्षिणावर्ती पेंच का नियम ये बता रहा है कि जब भी हम लोग इसको पेंचकस से ऐसे दाएं हाथ से पकड़ के घुमाएंगे तो ये विद्युत धारा की दिशा होगी, और पेंच की घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखा की दिशा को दर्शाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को विस्तार से देख लेते हैं कि पेंच कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ से इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की नोक विद्युत धारा की दिशा में बढ़े। ये देखो, नोक विद्युत धारा की दिशा में बढ़े। तो पेंच के घूमने की दिशा, इसको ठीक कर लेना, ये चुंबकीय दिशा है। तो पेंच के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखा की दिशा दर्शाती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम सीख लिया है। तो आगे बढ़ के देखते हैं कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम क्या है। देखो, यहां पे हमने ये तो देखा कि चुंबकीय दिशा किस तरफ से हो रही है, लेकिन क्या हम लोग हमेशा एक पेंच लाएंगे, उसके ऊपर पेंचकस लगाएंगे और फिर देखेंगे? नहीं। एक और आसान सा नियम मैक्सवेल ने दे दिया। वो आसान सा नियम है दाएं हाथ का नियम। इसमें हमें किसी पेंच की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पेंचकस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान है, हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। मान लो मान लो कि, अच्छा, इसको स्लाइड से ही समझते हैं, उसमें आसानी रहेगी। देखो देखो, अगर मैं किसी ऐसे चालक को जिसमें से विद्युत धारा जा रही है, विद्युत धारा की दिशा कौन सी है? ये है विद्युत धारा की दिशा। ये जो चालक है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा, इसको मैंने ऐसे पकड़ा, कौन से हाथ से पकड़ा? मैंने दाएं हाथ से पकड़ा, कि मेरा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में ऐसे दिखा रहा है, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की तरफ है। तो ऐसे पकड़ने के बाद मेरे बाकी की चार उंगलियां उस तार के आसपास ऐसे घूम के अगर मुट्ठी बनाती है, तो जिस तरफ वो घूमेंगी, ये उंगलियां कहां से घूम के आई? ऐसे घूम के आई ना, ऐसे घूम रही है, जैसे एरो में दिखाया जा रहा है। तो ये जो उंगलियां जैसे घूमेंगी, उसी को हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है,
तो ऐसे ये घूमती हुई जा रही है। तो किस तरफ घूमी? चारों की चारों उँगलियाँ ऐसे घूमी। तो देखो ये ऐसे इस तरफ से घूम के इस तरफ से वापस आ रही है। तो अगर यही तार को हम लोग उल्टा पकड़े, इस तार को उल्टा पकड़े, ये थोड़ा-सा मिटा देता हूँ। अगर मान लो कि इस तार को हम लोग उल्टा पकड़े ऐसे, तो उल्टा पकड़ने पर विद्युत धारा भी नीचे की ओर बहेगी और इस बार भी हम लोग कौन से हाथ से इस तार को पकड़ेंगे? सोच रहे हैं, ऐसे पकड़ना नहीं है, बस ये कल्पना ही करना है कि अगर तार में विद्युत धारा ऐसे जा रही है, तो उसको अगर हम लोग पकड़ें और पकड़ के इस तरफ हमारा अंगूठा करके रखें, जिस तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बाकी की 4 उँगलियाँ जैसे इस हाथ पर ऐसे घूमेगी, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही घूमता हुआ नज़र आएगा। तो मैक्सवेल के दाएँ हाथ का नियम हमारे दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से ज़्यादा आसान है और इसी को इस्तेमाल करना है ताकि हमें एग्ज़ाम में समझने में और लिखने में आसानी रहे। लेकिन याद रखना, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम कभी-कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो उसको लिखना आना चाहिए, इसलिए वो जानकारी में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखो मैंने जैसा समझाया कि विद्युत धारा की दिशा ये है और विद्युत धारा की दिशा में अंगूठा दिखा रहा है, तो बाकी की उँगलियाँ जिस तरफ घूमी, वही हमारे ये देखो विद्युत धारा की दिशा ये है, तो बाकी की उँगलियाँ जिस तरफ घूमी, वो हमें चुंबकीय बल रेखा की दिशा दर्शा रहा है। तो देखो, यदि दाएं हाथ में विद्युत धारा वाही तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो बाकी उंगलियों की तार के ऊपर घुमाव की दिशा चुंबकीय बल रेखा की दिशा दर्शाती है। तो हमें मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम हमने सीख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीधे धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से बनता है। तो देखो, हमने अब तक इतना तो सीख लिया है कि किसी भी तार से अगर हम लोग ऐसे विद्युत भेजेंगे जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके आसपास हमें एक चुंबकीय क्षेत्र बनता हुआ नजर आएगा। और अब तक हमने मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम यहाँ पे लगाया है, तो तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कि क्यों ये एरो ऐसे ऐसे है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए और फिर यहाँ पे इस चित्र में इस तार के बराबर अपने अंगूठे को रखिए दाएं हाथ के और बाकी 4 उंगलियों को घुमा के देखिएगा, तो ऐसे ही घूमेंगी। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नजर आ जाती है। तो अब सवाल ये है कि हमें पता कैसे लगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी ही है। तो इसके लिए बहुत साधारण एक प्रयोग किया गया, बहुत ही आसान सा एक प्रयोग। हमने क्या किया कि हमने एक तार को, मान लेते हैं इसी चित्र को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक इस तरह का परिपथ तैयार किया, ये प्लस है, ये माइनस है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड रखा और उस पे छेद करके इस तार को दूसरी ओर से निकाल के ऐसे जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, हमें ये पता लगाना है कि इस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड के ऊपर इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम लोग लोहे का चूरा या बुरादा जिसको बोलते हैं, बहुत महीन महीन लोहे के कण यहाँ पे बहुत सारे डाल देंगे। डालने के बाद इस कार्डबोर्ड को हल्का सा थोड़ा सा अपने उंगलियों से ऐसे टैप करेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसे ठक 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 करेंगे, तो देखा ये गया है कि ये सारे के सारे लोहे के चूर या तो फिर बुरादे ऐसे इसके चारों ओर ऐसे ऐसे गोले में आ गए हैं। अब
जैसे ही इनको हम लोग गोले में देखेंगे, तो हमें पता इतना तो समझ में आ जाएगा कि इस तार के चारों ओर कोई एक क्षेत्र है जो इस प्रकार से गोला बना के है, और वो क्षेत्र कुछ नहीं है, लोहे को इस तरह से खींच के अपने ऊपर लाइन में बैठा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन इसकी दिशा पता कैसे लगेगी? उसका भी बहुत आसान तरीका है, ये हमारा करंट की दिशा, और उसका भी बहुत आसान तरीका है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे पता लगाएँ। हम क्या करेंगे, बहुत छोटा एक कंपास आता है, ऐसे छोटा वाला कंपास यानी चुंबकीय सुई, जो उत्तर-दक्षिण दिशा की ओर रहती है, और इस सुई को यहाँ पे ऐसे रख देंगे। ठीक है? साइंस लेके पढ़ोगे तो ये क्लास 11 में ये प्रयोग कराया जाता है हमें हमें प्रयोगशाला में। तो यहाँ पे हमें सिर्फ़ पढ़ना ही है, प्रयोग नहीं करना है। लेकिन ये जानकारी रखनी ही पड़ेगी कि जैसे ही मैं इस छोटे से कंपास को यहाँ पे रखता हूँ, तो मुझे ये नज़र आएगा कि ये जो कंपास है, इसका उत्तरी ध्रुव इस तरफ दिखा रहा है। इसको थोड़ा-सा आगे करके यहाँ पे रखूँगा, तो फिर से उत्तरी ध्रुव ऐसे नज़र आ रहा है, और थोड़ा-सा आगे करके यहाँ पे रखूँगा तो ऐसे नज़र आ रहा है। ऐसे-ऐसे इस पूरे गोले के ऊपर रखता जाऊँगा तो उत्तरी ध्रुव ऐसे इधर, इधर, इधर दर्शाएगा। तो इसका मतलब देखो, हमें समझ में आ रहा है कि ये जो चक्कर काट रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र जो चक्कर काट रहे हैं, वो इस तरह से काट रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो सीधे धारावाही चालक का तार है, इसका चुंबकीय क्षेत्र और इसकी दिशा भी पता लग गई। तो देखते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और इस तरह से हमें देखने को मिल गया कि देखो, अब समतल गत्ता, जैसा भी मैंने समझाया कि कार्डबोर्ड के टुकड़े में छेद करके उसे क्षैतिज स्थिति मतलब हमारी आंख जैसी है, उसको क्षैतिज स्थिति बोलते हैं। ये वाला तल है क्षैतिज स्थिति। ठीक है? तो क्षैतिज स्थिति में रखा जाता है। इस क्षैतिज स्थिति में रखे जाने पर इस क्षैतिज स्थिति में रखे जाने पर अब उसके बाद क्या किया गया, इस गत्ते के छेद में से धारावाही चालक तार को दिखाए गए चित्रानुसार भेज दिया गया, जैसा कि मैंने कहा था कि ऐसे रखा गया था और इसमें से तार भेज दिया, उसी को मैंने समझाया है। और गत्ते पर लोहे के बुरादे को छिड़ककर थपथपाने से वो चारों ओर ऐसे सकेंद्रीय वृत्तों में, मतलब इन सब, ये जो वृत्त तैयार हुए हैं, ये सारे के सारे वृत्तों का केंद्र एक ही है, तो इसलिए सकेंद्रीय वृत्त में क्रमबद्ध हो जाते हैं। और इसके ऊपर जब हम लोग दिक् सूचक को रखकर उनका अनुसरण करेंगे, तो सुई का उत्तरी ध्रुव सकेंद्रीय वृत्तों के को दिखाए गए चित्र अनुसार अनुसरण करेगा। मतलब यहाँ पे इस चुंबकीय उत्तरी ध्रुव इस तरह से अनुसरण करता हुआ जाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से हमें सीधे धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाएगा। तो ये प्रयोग हमें बस जान के रखना है। ये हमारे लिए बस हमारे अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है। अब आगे देखते हैं कि धारावाही कुंडली अथवा वृत्ताकार लूप का चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो देखो, लूप किसको कहते हैं? लूप मतलब कोई भी चीज जो ऐसे गोल घूम रही है, उसको हम लोग लूप कहेंगे, या धारावाही कुंडली कहेंगे। कुंडली यानी जो भी गोल घूम रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, पिछले प्रयोग की तरह ही यहाँ पे भी हम लोग एक इस तरह से गत्ता या कार्डबोर्ड लेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार हम लोग दो छेद करेंगे, और दो छेद करने के बाद इस बार हम लोग एक तार को ऐसे मोड़ के, ऐसे डाल के इधर से ऐसे निकालेंगे, और यहाँ पे से ऐसे एक बैटरी का कनेक्शन कर दिया, दो सेल वाली बैटरी, और ऐसे फिर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और ये ऐसे गोल घूमकर वापस इस तार में वापस आ रही है। ये एक लूप हो गया या कुंडली हो गई। अब इसमें हमें देखना है
कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे तैयार होगा। तो थोड़ा-सा अपना मैक्सवेल का जो दाएँ हाथ का नियम जो है वो लगाएँगे तो ये हमें समझ में आएगा कि जो दाएँ हाथ का नियम है उसमें से जैसे ही तुम यहाँ पे लगाओगे अंगूठे को इस तरफ करोगे दाएँ हाथ के तो हमें चुंबकीय क्षेत्र ऐसा घूमता हुआ नज़र आएगा इस तरफ और यहाँ पे जैसे ही करोगे तो हमें चुंबकीय क्षेत्र ऐसा घूमता हुआ नज़र आएगा इस तरफ, है ना? तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है और अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो देखो जैसा कि मैंने दिखाया है कि इस तरह से ऐसे घुमा के लगाया गया और यहाँ पे जो मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है वो लगाओगे तो ऐसे घूम गया, इधर दाएं हाथ का नियम लगाओगे तो ऐसे घूम गया और ऐसे ऐसे जैसे ही मतलब इधर से ऐसे जा रहे हैं और इधर से भी ऐसे जा रहे हैं तो बीच वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लगभग सीधा ही निकल गया, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ के देखेंगे कि हमें पता लगेगा कि ये जो जगह है इस जगह पे चुंबकीय क्षेत्र एक समान की मिलती है, मतलब बदलती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा कम है। जितना हम लोग तार के पास आएंगे तो हमें चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही प्रबल नजर आएगा, बहुत ही शक्तिशाली नजर आएगा। जितना हम लोग दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही दुर्बल पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बल रेखाएं जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं वो आपस में बहुत पास-पास है और जितनी पास-पास रहेंगी तो उनका बल उतना ज़्यादा रहेगा। जितना दूर जा रहे हैं देखो ऐसे जैसे जिधर इस तरफ जितना दूर जा रहे हैं, इस तरफ जितना दूर जा रहे हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है और इसका मतलब ये है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं ये भी दुर्बल पड़ती जा रही है। तो पढ़ के देख लेते हैं कि देखो ये धारावाही कुंडली है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब देखो तार के समीप चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। देखो जितना समीप आएंगे वृत्ताकार तथा दूर जाने पर कैसे होती है? फैलने लगती है। अब आगे कुंडली के केंद्र में कुंडली का केंद्र कौन सा है? ये वाला जो मैंने ये बॉक्स बना के दिखाया था, ये वाला है कुंडली का केंद्र। ये जो गोल है ये कुंडली है, याद रखना। ठीक है, ये ही कॉइल है, कुंडली है या लूप है। तो इस कुंडली का जो सेंटर है, जो केंद्र है वो ये हो गया। तो कुंडली के केंद्र में बल रेखाएं लगभग समानांतर होती हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक समान रहती है, मतलब ये बदलती नहीं है। तो इतना हम लोग समझ गए हैं। तो अब आगे बढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो देखो कुंडली के केंद्र में बल रेखाएं कुंडली के तल के लंबवत होती है। तो देखो कुंडली का तल कौन सा है? कुंडली का तल कौन सा है? ऐसा तल है। देखो ऐसे खड़ा है कुंडली तल में, इस तल में। तो इसके लंबवत यानी ऐसे सीधे में हमें ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं, ये वाला ये हमें लंबवत नजर आएगी। मतलब ये कुंडली का तल है तो ये लंबवत हो गया। तो लंबवत हमें क्या कि ये बल रेखाएं, कौन सी बल रेखाएं? ये चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो हमें इतना समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से हमें कुंडली अथवा वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं कि धारावाही कुंडली अथवा वृत्ताकार लूप का चुंबकीय क्षेत्र, इसी में आगे कुछ और पॉइंट हमें जानने हैं। जैसे कि देखो इतना तो सीख लिया कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो गया। अब ये जो कुंडली या लूप है, ये जो इस तल पे है, ये खुद इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक चुंबक की तरह से काम करता है। ये जो गोला बनाया है हमने तार का, ये खुद ही एक चुंबक की तरह काम करेगा। और अगर एक चुंबक की तरह कोई काम करता है, कोई भी चीज़ एक चुंबक है, तो उस चीज़ में एक उत्तरी ध्रुव होना चाहिए, एक दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए। तो ये जो हमने ऐसे एक गोलाकृति वाला चुंबक बनाया, तो इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कौन सा होना चाहिए? तो बहुत आसान है समझना। हमें यहाँ पर
ये जो विद्युत धारा की दिशा है, इस पर ध्यान देना है। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने ये चित्र उतारा है, इसमें विद्युत धारा की दिशा तुम लोगों को कैसी दिख रही है? ये घड़ी की दिशा में दिख रही है ना, यानी क्लॉकवाइज दिख रही है। घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज दिख रही है। और अगर किसी लूप में से विद्युत धारा की दिशा ऐसे जा रही है, तो तुम लोगों को कैसे दिख रही है? ये घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। इसका अब इस्तेमाल कैसे करें? जिस तरफ से हमें इस तार में क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में विद्युत धारा नजर आएगी, उसको हम लोग दक्षिण ध्रुव बोलेंगे। और जिस तरफ से हमें विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में नजर आएगी, उसको हम लोग उत्तर ध्रुव बोलेंगे। और इसको याद रखना बहुत आसान है, कुछ नहीं, बस इंग्लिश टर्म क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज याद रखना। घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, इसको इतना याद रख लो। घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज, इसको इतना याद रख लो। अब आगे का काम आसान है। जिसमें एन है वो नॉर्थ है, यानी उत्तरी ध्रुव है। जिसमें एन नहीं है वो दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, तो हम लोग सीख लेते हैं। तो देखते हैं कि देखो चुंबकीय ध्रुव अब कैसे पता लगाएं। मैंने तुम लोगों को समझा दिया है कि कुंडली के ऊर्ध्वाधर तल के जिस ओर से विद्युत प्रवाह घड़ी की दिशा में होती दिखे, वो क्लॉकवाइज अगर हुआ तो दक्षिण ध्रुव होगा। ठीक है, अब ठीक से समझो। ये जो कुंडली है ये इस तरह से है, मतलब ऊर्ध्वाधर है। मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे है, मतलब वर्टिकल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हमने इसके पहले क्षैतिज दिशा में बोला था, यानी हमारे आंख जैसे है ऐसे, इसके आंख के लेवल में। और ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे ऊपर से नीचे, यानी जैसे हमारी नाक है वैसे। ठीक है, और ऐसे रख के हम लोग कुंडली को दोनों तरफ से देखेंगे, मतलब एक बार इस पार से एक बार उस पार से। अब इस पार से तुम्हें यहां पर इस पार से मतलब तुम्हारी तरफ से इस कुंडली में जो विद्युत दिशा दिख रही है वो कौन सी दिशा है? घड़ी की दिशा में। मतलब तुम लोग जिस तरफ बैठे हो वो घड़ी की दिशा में अगर है तो वो वाला कौन सा ध्रुव है? वो वाला है दक्षिण ध्रुव। और तुम लोग अगर इस तरफ से घड़ी की दिशा में देख रहे हो तो उल्टी तरफ वो घड़ी की उल्टी दिशा में होगा। उल्टी तरफ जाके उसको देखोगे तो वो घड़ी की उल्टी दिशा में हो जाएगा। और जैसे ही वो घड़ी की उल्टी दिशा में हो जाएगा, हमने सीखा है कि उसको कौन सा ध्रुव बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। तो इसका मतलब किसी भी कुंडली में कौन सा ध्रुव है समझना आसान है। जिस तरफ से विद्युत धारा हमें क्लॉकवाइज नजर आए वो दक्षिण ध्रुव है, जिस तरफ से हमें विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज नजर आए वो उत्तर ध्रुव है। आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, तो इसको समझते हैं पहले। तो हमने अब तक क्या सीखा है? हमने अब तक सीखा है कि किसी चालक में से ऐसे विद्युत धारा भेजो तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है। लेकिन अब हमें यह देखना है कि एक चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं पहले से है, एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे पहले से है। और अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कहीं से मान लें कि एक ऐसा चालक आ जाए जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम लोग साधारण ज्ञान लगा के भी सोचें तो हमने सीखा था कि चालक में से जैसे विद्युत जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, तो अगर सोचो कि एक चालक है जो कि पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है और अचानक उसमें से विद्युत जाना शुरू हो जाए चालक में से, तो इसके आसपास और एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं दूसरे
रंग से दिखाना चाहूँ, तो इसके आसपास और किसी रंग से एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाएगा। तो ये जो लाल वाला चुंबकीय क्षेत्र है, ये इस काले वाले चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर रहने नहीं देगा, इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसको अपने अंदर से बाहर की तरफ धक्का देने की कोशिश करेगा, या तो उस तरफ जाएगा या तो इस तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा, यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमें पता लगाना है। तो मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि अगर पहले से चुंबकीय क्षेत्र है और उसके अंदर हमने किसी चालक को रख दिया जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके अंदर अपना ही एक अलग चुंबकीय क्षेत्र बन गया और इस पहले से उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र को, जो कि यहाँ पे लाल है, और ये नया वाला चुंबकीय क्षेत्र जो कि काला है, ये दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो इस तार को, ये जो विद्युत धारावाही तार है, ये इस लाल चुंबकीय क्षेत्र से छिटक के बाहर जाने की कोशिश करेगी और वो छिटक के किस तरफ जाएगी, इस पे जो बल लग रहा है, इस धारावाही तार पे जो बल लग रहा है, वो किस तरफ लग रहा है, ये हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अब हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो इस चित्र में जैसे दिखाया गया है, हमें वैसे अगर अपने हाथ को रख दिया, ठीक है, कैसे? हमें क्या करना है, हमें अंगूठे को और पहली वाली उँगली को, जिसको हम लोग तर्जनी कहते हैं, उसको, और मध्यमा यानी बीच वाली उँगली को हम लोग ऐसे रखेंगे कि ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हों। ठीक है, देखो ऐसे, ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें, ये तीनों के तीनों उंगलियां एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। अब हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमने अपनी पहली उंगली, यानी ये वाली पहली उंगली, इसको हमने अगर अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दिखाने की कोशिश की और हमने अपनी मध्य उंगली को, यानी मध्यमा को, विद्युत धारा की दिशा में रखने की कोशिश की, तो हमारा अंगूठा अपने आप ही वो दिशा दिखाएगा जिस दिशा में हमारे चालक के ऊपर बल लग रहा है। बात समझ में आ गई? मतलब हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या सीखे? हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये सीख रहे हैं कि किस तरफ चालक पे बल लग रहा है जब वो किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आ गया। ठीक है? तो ऐसे में हमें ये देखना है, हमें ये याद रखना है बाएं हाथ के नियम से कि सबसे पहले तो बायां हाथ लो। बाएं हाथ में हमें जो पहली उंगली यानी जो तर्जनी है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी और जो मध्यमा है वो करंट की दिशा यानी विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगी। और अपने आप ही इन दोनों को अगर मैं चुंबक की दिशा और विद्युत धारा की दिशा में करूं, तो उस हिसाब से मेरा अंगूठा बल की दिशा दर्शाएगा जिस तरफ धारावाही तार पे बल लग रहा है। तो ऐसे में देखो, ये जो ये जो नीली रेखाएं हैं, ये क्या है? ये है चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो तार गया है, ये तार में से विद्युत धारा ऐसे नीचे की ओर बह रही है, नीचे की ओर बह रही है। तो इस तार पे अब अगर तुम लोग इस चित्र के हिसाब से अपनी दोनों उंगलियों को सजाओगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने पहली उंगली यानी तर्जनी को करोगे। ठीक है, इसको करना है साथ साथ, तभी ये समझ में आएगा। और विद्युत धारा की दिशा में अपनी मध्य उंगली को करोगे जो कि नीचे की ओर है। और ऐसा जैसे ही करोगे, इन दोनों के, ये जो उंगलियां हमने रखी हैं, ये जो उंगलियां, दोनों उंगलियां हमने रखी हैं, इससे, इसके साथ अपने अंगूठे को जैसे ही तुम लोग 90 डिग्री का करोगे, तुम्हारा अंगूठा तुम्हारे खुद की तरफ नजर आएगा और वही तुम्हें इस चालक की हटने की, यानी इस चालक पे जो बल लग रहा है वो वाली दिशा बताएगी। तो हमें फ्लेमिंग के
बाएं हाथ का नियम समझ में आ जाना चाहिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमें चालक पर बल की दिशा दर्शा रहा है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को अब शब्दों में कैसे लिखाएं? तो बाएं हाथ की प्रथम तीन उंगलियां अर्थात अंगूठा ले लो, ये वाला अंगूठा है, तर्जनी ले लो, ये वाला तर्जनी है, और मध्यमा ले लो, ये मध्यमी है, इन मध्यमा है। तो इनको एक दूसरे के लंबवत रखना है, मतलब 90 डिग्री का कर दो एक दूसरे के। अब ऐसे में सबसे पहले देखो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर किया जाए तथा मध्यमा को विद्युत धारा की दिशा में किया जाए तो अंगूठा किस दिशा में रहेगा? अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा में दर्शाता है। तो हमें चालक पर किस दिशा में बल लग रहा है पता चल जाएगा आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि बार्लो का चक्का क्या है। बार्लो का चक्का बहुत आसान है, इसको हम लोग फोटो में देखते हैं। ये बार्लो का चक्का है। अब बार्लो के इस चक्के में क्या होता है देखो, ये एक चक्का है जिसको ऐसे एक धातु के इससे लगाकर इसको इस जगह पे रखा गया है। तो ये चक्का ऐसे घूमेगा, इस धातु के इस हैंडल पे लगा हुआ है, तो ये चक्का ऐसे इधर इधर घूम सकता है। और यहाँ से ये हैंडल जाके यहाँ पे एक धातु के एक इस तरह से क्लैंप के साथ लगा हुआ है, नीचे गया। नीचे जाने के बाद नीचे से यहाँ से इस जो ये जो लकड़ी का तख्ता है, इसके नीचे से एक तार है जो जाके इस स्क्रू पे लग रहा है। यहाँ पे देखो, ये तुम्हें स्क्रू नजर आ रहा होगा। और ये स्क्रू के ऊपर ये जो धातु की पट्टी है, ये जाके अंदर इस सफेद वाली जगह पे जा रही है। ये सफेद वाली जगह क्या है? ये एक छोटी सी नली है, एक छोटी सी नली जिसके अंदर पारा भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर पारा भरा हुआ है और इस पारे में बार्लो के चक्के के कांटे ऐसे डूबे हुए रहते हैं। ये नीचे के दो कांटे लगभग डूबे हुए रहते हैं। अब आगे देखो, ये जो लाल वाला नजर आ रहा है, छोटा सा लाल वाला टुकड़ा, ये एक चुंबक है। ठीक इसी तरह का एक टुकड़ा उस तरफ भी तुम्हें देखने को मिलेगा, मतलब चक्के के उस पार। ये असल में एक घोड़े की नाल नुमा चुंबक है। ये घोड़े की नाल नुमा चुंबक जैसा होता है वो। और इसका एक सिरा तुम्हें यहां से निकला हुआ नजर आ रहा है और इसका दूसरा सिरा दूसरी ओर। तो इसका ये मतलब है कि ये जो घोड़े की नाल वाला चुंबक है, इसका एक हिस्सा उत्तर है, एक हिस्सा दक्षिण है। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि जब भी किसी चालक में, जब भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चालक बैठा हुआ है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये चालक अपना ही एक अलग चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और जिसके कारण से ये इस बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र से छिटक के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब वापस हमारे इस चित्र में आ जाओ। हमने देखा था कि ये पूरा का पूरा धातु से बना हुआ है, नीचे से तार जुड़ा हुआ है, यहाँ से तार आके इस स्क्रू पे लगा और यहाँ से एक छोटी सी धातु की पट्टी इस छोटे से नाले के अंदर गई और नाले के अंदर भी पारा, जो कि एक धातु है, वो भरा हुआ है। और अब इस चक्के को घोड़े की नाल नुमा चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रखा गया है। अब अगर मैं इस तार में से विद्युत प्रवाहित करूं तो ऐसे ये विद्युत इस तरह से पूरे चक्के से बह के जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे विद्युत जा रही है, ऐसे नीचे से आएगी और इधर तार में से बहती हुई इस स्क्रू के इस धातु के पट्टी में से होती हुई, इस नाली के अंदर रखे हुए पारे में से होती हुई और इस पारे से टच कर रही है ये चक्का, तो इसमें से होती हुई ऐसे घूम के जाएगी, ऐसे जाएगी। और ये पूरा का पूरा एक चालक है और ये चालक ऐसे एक घोड़े के नाल की
घोड़े की नाल जैसे चुंबक के बीच में रखा हुआ है, तो इस पे एक बल लगेगा। इस पे बल जैसे ही लगेगा, ये बारलों का चक्का घूमना शुरू कर देगा। बस बारलों का चक्का यही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये बारलों का चक्का ये बारलों का चक्का असल में हमें क्या जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो, विद्युत सुचालक का बना हुआ बारलों का चक्का क्या है? विद्युत सुचालक का बना हुआ चक्का है, जिससे जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, ये इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इस चक्के से विद्युत प्रवाहित होने पर चक्का घूमने लगता है। बस बारलों का चक्का यही है। तो अब आगे देखते हैं कि अब बारलों का चक्का तो हमने समझ लिया कि क्या है। अब देखते हैं कि इस बारलों के चक्के में, थोड़ा सा पिछले स्लाइड में जाएं अगर, बारलों के चक्के में इस चक्के का जो घुमाव है, इसकी दिशा किस तरफ होगी, ये निर्धारित कैसे होगी? ये निर्धारित होती है विद्युत धारा की दिशा पर। ठीक है, ये किस तरफ घूमेगी? क्या ये इस तरफ घूमेगी या इस तरफ घूमेगी? वो कौन निर्धारित करता है? विद्युत धारा ऐसे बह रही है या विद्युत धारा ऐसे बह रही है? बात समझ में आई? और एक बात पे इस चक्के की दिशा निर्भर करती है। ये तो एक हुआ कि विद्युत धारा की दिशा पर चक्के की घूमने की दिशा निर्भर करती है। दूसरी बात क्या है? हमने देखा था कि ये जो घोड़े की नाल जैसी एक चुंबक है, इस चुंबक का एक ध्रुव उत्तर है, एक ध्रुव दक्षिण है। तो ये वाला ध्रुव और दूसरा ध्रुव दूसरी तरफ हमें नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं इस चुंबक को घुमा दूं, मतलब मान लो कि पहले यहां पे उत्तर ध्रुव था, उसकी दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव था। अगर इसको मैं घुमा दूं, लेकिन विद्युत धारा जैसी है इसको नहीं बदलेंगे, इसको वैसे ही रखेंगे, सिर्फ चुंबक को मैंने घुमा दिया है, तो भी मेरे चक्के की घूमने की दिशा बदल जाएगी। तो इसका मतलब चक्के की घूमने की दिशा निर्भर किस पर करती है? विद्युत धारा की कौन सी दिशा में है उस पर निर्भर कर रही है, और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में है उस पर निर्भर कर रही है। और यहां पे मैं एक बात और बता दूं कि हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, इस बात को भूलना नहीं है। तो अगर मान लो कि ये वाला ये वाला भाग हमारा उत्तर था और दूसरा उल्टी तरफ का दक्षिण था, तो ये चुंबकीय दिशा थी पहले, और अगर मैं इसको घुमा दूं तो चुंबकीय दिशा वापस इस तरह से घूम जाएगी। तो चुंबकीय दिशा बदलेगी तो भी बारलों का चक्का घूम जाएगा। उल्टी मतलब वो उसकी दिशा जो है वो बदल जाएगी। अब अगर मान लो कि मैं दोनों को बदल रहा हूं, ठीक है, आई को भी बदल दिया, आई को भी उल्टा कर दिया और चुंबकीय दिशा को भी उल्टा कर दिया। ठीक है, ये चुंबकीय दिशा को भी उल्टा कर दिया। तो दोनों को अगर एक साथ में उल्टा करोगे तो बारलों का चक्का उसकी दिशा बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि एक को बदला था तो वो बदल रहा था, दूसरे को बदला था तो वो बदल रहा था। दोनों को एक साथ बदलोगे तो वो क्या हो जाएगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो पहले जैसे घूम रहा था वैसे ही घूमता रहेगा। अब हम लोग आगे का समझने के लिए तैयार हैं। तो देखो कि चक्के की घूमने की दिशा किस पर निर्भर करती है? विद्युत धारा की दिशा बदलने पर निर्भर करती है, और साथ ही साथ चुंबक के ध्रुवों की स्थिति भी बदलने पर निर्भर करती है। एक और चीज यहां पे और समझनी है, और वो ये है कि ये जो चक्का घूमा यहां पर, ये चक्का घूमा तो ये कितनी तेजी से घूमा, अब ये किस पर निर्भर करेगा? ये भी निर्भर करेगा कि यहां पर कितना विद्युत धारा तुम दे रहे हो। मान लो कि हमने 5 एम्पियर विद्युत धारा दी, तो ये चक्का जितनी तेजी से घूमेगा उससे डबल तेजी से घूमेगा अगर हमने 10 एम्पियर विद्युत धारा दे दी तो। ठीक उसी तरह से अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र को और ज्यादा प्रबल कर दिया, जैसे कि मान लो कि ये घोड़े की नाल वाला चुंबक है, इसको बदल के मैंने एक बड़ा सा, एक बहुत ही ताकतवर घोड़े की नाल वाला चुंबक
उसकी जगह पे रख दिया तो वो और ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा। तो यहाँ से हमें अब आगे का देखना है कि विद्युत धारा, अब देखो ये वाला तीसरा पॉइंट, ये वाला मैंने बताया था, समझाया था कि विद्युत धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति दोनों को एक साथ बदलेंगे तो जो घूमने की दिशा है वो अपरिवर्तित रहेगी। तो देखो अब चक्के की घूमने की जो तीव्रता है वो कितनी तेजी से घूमेगा, वो कितनी तेजी से घूमेगा हमने देखा था कि वो विद्युत धारा की तीव्रता पर और चुंबक की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो देखो तीव्रता विद्युत धारा की तीव्रता के समानुपाती होगा, मतलब घूमने की तीव्रता विद्युत धारा की तीव्रता के समानुपाती, मतलब I जितना बड़ा उतनी तेजी से वो घूम रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती भी होता है, मतलब जितना तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उतनी तेजी से वो घूमेगा। ठीक है, तो ये बारलो के चक्के से हमें इतनी जानकारी समझ में आती है। अब आगे देखते हैं कि विद्युत मोटर, ये इंपॉर्टेंट है और इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो विद्युत मोटर में हमें देखना है कि किस प्रकार से विद्युत मोटर काम करता है। तो उसके पहले देखो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने अब तक ये देख लिया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में अगर मैं एक चालक को रख दूं और उसमें से विद्युत प्रवाहित हो तो वो चालक इससे बाहर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस पर अपना एक अलग चुंबकीय क्षेत्र वो उसने बना लिया है जो कि इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो विद्युत मोटर बिल्कुल इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत में मतलब वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो दिखाया था उस सिद्धांत पे वो काम कर रहा है। तो देखते हैं कि विद्युत मोटर का सबसे साधारण अगर चित्र बनाने को आए तो हमें ये बनाना है, और ये चित्र बनाने के लिए दिया जाता है एग्जाम में। तो समझना ये है कि हमें ऐसे एक चुंबक दिखाना है जिसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और मैंने याद करो समझाया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर रहती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। अब इस विद्युत मोटर में दो स्प्लिट रिंग, स्प्लिट यानी बीच में से कटे हुए, ये पूरा का पूरा रिंग एक नहीं है, ये बीच में से कटा हुआ रिंग है। तो इस रिंग के साथ देखो ये वाला तार, ऐसे हरा वाला तार जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बीच में से ये पीला क्यों हो जा रहा है, ये हमारी पहचानने के लिए है कि इस तरफ का हिस्सा हरा है और इस तरफ का हिस्सा पीला है। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये अलग अलग तार है, ये एक ही तार है। इस आधे रिंग से, इस स्प्लिट रिंग से जोड़ के ये ऐसे निकलता हुआ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से वापस वही तार आ रहा है और वो इस स्प्लिट रिंग से लगा हुआ है। हमने बस पहचानने के लिए इस तार को हरे में दिखाया है और पहचानने के लिए इस तरफ के तार को पीले में दिखाया है। ऐसा क्यों किया है वो भी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो देखो अगर ये बैटरी है तो ये वाला प्लस दिख रहा है हमें, ये वाला माइनस दिख रहा है हमें। तो इस प्लस से माइनस मतलब ऐसे ये करंट जा रही है और वैसे वापस आ रही है। तो ऐसे ये जो करंट जा रही है ये जाके ये जो काला हिस्सा दिख रहा है इसको कहते हैं कार्बन ब्रश। कार्बन क्यों? क्योंकि वो विद्युत धारा का सुचालक है। और ब्रश क्यों? क्योंकि उस ब्रश को इस रिंग के ऊपर फिसलना है। जैसे ब्रश हमारे दांतों के ऊपर से फिसलता है वैसे ही ये ब्रश है जो इसके साथ संपर्क बनाए रखता है लेकिन इस रिंग को रोकता नहीं है घूमने से। तो ये जो स्प्लिट रिंग है इसको अगर मैंने S1 नाम दिया है तो ये S1 किसके साथ जुड़ा हुआ है? B1 वाले कार्बन ब्रश के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं ये वाले स्प्लिट रिंग को S2 नाम दूं तो ये जिस ब्रश के साथ जुड़ा हुआ है उसको मैं बोलूंगा B2 ब्रश। ठीक है, तो ध्यान से देखो विद्युत धारा यहां से होती हुई गई, यहां पर गई, ये कार्बन ब्रश है तो इसमें से गई विद्युत धारा
इस रिंग के अंदर प्रवेश करती है क्योंकि ये धातु का बना है, सुचालक है और उस रिंग से जुड़े हुए तार में चली गई और फिर यहाँ पर विद्युत धारा जा रही है और इधर से घूमते हुए इधर वापस आकर ये आ रही है हमारे दूसरे वाले स्प्लिट रिंग यानी S2 पे। और इस S2 स्प्लिट रिंग जो कि धातु का है और सुचालक है तो उसमें से विद्युत चली गई। उसके साथ जुड़ा हुआ है B2 ब्रश, तो B2 ब्रश के अंदर भी वो प्रवेश कर जाती है क्योंकि कार्बन एक विद्युत का सुचालक है। और ऐसे वापस ये पूरा का पूरा परिपथ बन गया, हमारा पूरा का पूरा सर्किट बन गया। ऐसे में याद करो कि ये एक तार है मतलब सुचालक और इसमें से विद्युत प्रवाहित हुई है और ये पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र में है, तो इसका मतलब इस पर एक बल लगेगा। अगर मैं इस पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाऊं, जो कि तुम लोग अभी इस वीडियो को पॉज करके ज़रूर लगाओगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि ये जो एरो दिख रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तुम्हारा अंगूठा इस तरफ एरो के इस तरफ हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि तुमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ ली थी? ऐसे ली थी। और ये जो विद्युत आ रही है किस तरफ आ रही है? तुम्हारी तरफ आ रही है, तो तुम अपनी मध्यमा को अपनी तरफ करोगे और अंगूठा तुम्हारा अपने आप ऐसे ऊपर की ओर हो जाएगा। देखो, ये जो मध्यमा है ये मेरी ओर हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे हो गई और मेरा अंगूठा ऊपर की ओर। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस तरफ जो बल लगा ये ऐसे लगा। ठीक उसी तरह से इस हिस्से पे भी तो वही हालत होगी, इस हिस्से पे भी एक बल लगेगा, लेकिन यहां पर विद्युत धारा की दिशा कैसी है? ये दूसरी तरफ है। मतलब अब देखो, चुंबकीय दिशा इस तरफ है, विद्युत धारा की दिशा इस तरफ है, मतलब तुम्हारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है, उसके अंदर की तरफ, और तुम्हारा जो अंगूठा है वो नीचे की तरफ अपने आप चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस तरफ जो लगने वाला बल है वो ऐसे लगेगा। और तो अब इतना हम लोग समझ गए, तो अब देखो इसका नामकरण कर देते हैं। ये वाला जो छोर है इसको AB बोलते हैं, ये वाले छोर को DC बोलते हैं। तो जैसे ही इस AB छोर पे बल लगेगा तो ये ऊपर की ओर उठने लगेगा, इस DC छोर पे जो बल लगेगा वो नीचे की ओर आने लगेगा। और याद रखना, ये दोनों बल, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये एक साथ लग रहे हैं, है ना? तो एक साथ लग रहे हैं तो ये पूरा का पूरा ये ABCD ये जो भाग है ये ऐसे घूमेगा, ये घूमेगा, ठीक है? और हमारा घूमते ही ये AB भाग इधर आ जाएगा, मतलब जहां पे DC है उधर आ जाएगा और ये DC भाग AB पर आ जाएगा। ठीक है? इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। ठीक है? तो अब ये जो घुमाव है, इसके कारण से ये कौन से अक्ष पे घुमा हुआ है? ये जो मैंने यहाँ पे अक्ष उतार के दिखाया है, इस अक्ष पे ये घुमाव ऐसे घूम रहा है और इसको हमने नाम दे दिया है XY अक्ष। अब हमने सीख लिया था कि ये वाला जो रिंग है इसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं, ये वाला S1 और S2 स्प्लिट रिंग है, ये वाला कार्बन ब्रश है। तो ये जो ABCD है ना, इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। ये सब नाम जान के रखना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग है, ये B1 B2 कार्बन ब्रश है और ये ABCD क्या है? आर्मेचर है। ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो XY क्या है? घूर्णन अक्ष है। ठीक है? ये घूर्णन अक्ष है जिसके चारों ओर हमारा आर्मेचर घूम रहा है। और अगर हमने इस XY अक्ष पे एक ऐसे छोटे सी एक लोहे की डंडी या तो फिर कुछ भी लगा दिया और अगर मान लो कि उसके ऊपर हमारे पंखे का ब्लेड चढ़ा दिया, तो वो पंखा घूमेगा, है ना? तो हमारा जो पंखा है वो इसी तरह से काम करता है। ठीक है? तो देखते हैं। हालाँकि ये जो मोटर का चित्र मैंने दिखाया है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल चित्र है। ठीक है? बस हमारे क्लास 10 में हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारी धारणा को बनाने के लिए ये चित्र हमें चाहिए। ठीक है? लेकिन विद्युत मोटर इससे ज़्यादा जटिल होता है।
लेकिन हमारे समझने के लिए हमें समझ में आए इसलिए ये चित्र इतना छोटा सा और आसान बनाया गया है। तो विद्युत मोटर की अब कार्यविधि देख लेते हैं, जो कि मैंने अभी तक तुम लोगों को समझाई है वही है। देखो, ये विद्युत मोटर है और ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, हमारा विद्युत ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाके कार्बन ब्रश से होता हुआ S1 पे गया और विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हुई, ऐसे गई, ऐसे आई, S2 तक पहुंची, S2 से होकर B2 पे गई, B2 से होती हुई ऐसे इधर आ गई। ये पूरा का पूरा हो गया। ये ABCD हमारा आर्मेचर है और जैसे ही विद्युत प्रवाहित होगी XY अक्ष के चारों ओर यह आर्मेचर घूमना शुरू कर देगा। तो यही जो मैंने अब तक समझाया है वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि जैसे ही ये घूम गया वैसे ही आर्मेचर की जो CD भुजा है, देखो यहाँ पे लिखा है कि AB और CD भुजा पर एक साथ वही वाला AB भुजा पर जो ऊपर की ओर बल लगा, CD भुजा पे जो नीचे की ओर बल लगा। तो इसके कारण क्या होगा, देखो ए बी तथा सी डी एक साथ बल लगने पर आर्मेचर एक्स वाई अक्ष पर घूम जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा आर्मेचर ऐसे एक्स वाई अक्ष पर घूम जाएगा और इससे क्या होगा, ए बी तथा सी डी आपस में एक दूसरे के साथ स्थानांतरित हो जाते हैं। देखो चित्र में देखो, इधर वाला अब हरा हो गया है ना, इधर वाला हरा हो गया है और इधर वाले भाग का नाम क्या है, ए बी है। और ये ए बी अब इस बार S2 के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पहले S2 इस तरफ हुआ करता था जो कि हरे में था, वही हरा वाला घूम के इधर आ गया है। यही कारण था कि इन दोनों को अलग रंग में दिखाया गया है। तो अब देखो इस बार S2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, B1 के साथ जुड़ा हुआ है और S1 घूम के CD के साथ S1 घूम के B2 के साथ जुड़ गया है। लेकिन विद्युत धारा अब भी तो ऐसे ही जा रही है, विद्युत धारा अभी प्लस से निकली और ऐसे होके B1 से होकर अब S2 में गई, S2 से होती हुई ऐसे जा रही है और ऐसे वापस आकर घूम कर S1 पर पहुंची, S1 से होकर B2 पर गई और ऐसे वापस आ गई। अब इस अवस्था में भी देखो, CD पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओगे तो ऊपर की ओर बल लगेगा, ए बी पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओ तो नीचे की ओर बल लग रहा है और इस तरह से इस पर जो बल लगेगा उसकी वजह से इसका घुमाव बना हुआ रहेगा। तो इसका मतलब ये जो मोटर है अब ये घूम ही रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। तो वही हमें यहाँ पर समझाया गया है। तो ये पूरा का पूरा जैसे मैंने बताया है वही लिखा है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो आगे देखते हैं कि अब हम लोग गणित पे आ गए हैं। तो अब बारी है गणित की, जो कि हमारा गणित रह गया था विद्युत ऊष्मा के ऊपर और विद्युत शक्ति के ऊपर, उसके गणितों को हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहला गणित हमारे लिए क्या है, सबसे पहला गणित है हमारा सबसे पहला गणित है हमारा 14 वॉट का एक उपकरण, जिसमें जो कि हमें 30 मिनट तक चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो हमने अपने पिछले क्लासों में सीखा था कि जो ऊष्मा किसी भी चालक से विद्युत जग गई तो ऊष्मा पैदा होती है और जूल के नियम से हमने सीखा था कि ऊष्मा के लिए जो सूत्र है वो है I²RT। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो शक्ति है वो है 14 वॉट और जो समय है वो है 30 मिनट। और 30 मिनट का समय है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग याद रखिएगा सेकंड में बदल लेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि हमें ऊष्मा तक पहुंचना है। तो हमें ऊष्मा तक पहुंचना है तो हमें I चाहिए, हमें R चाहिए, हमें T चाहिए। T तो हमें दे दिया गया है, लेकिन परेशानी ये है कि I और R नहीं दिया गया है। उसकी जगह पे कौन दिया गया है, उसकी जगह पे हमें
शक्ति दी गई है। तो अब यहाँ पर थोड़ा-सा हमें अपने दिमाग पर ज़ोर डालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि शक्ति को कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको याद होगा तो शक्ति के कई सारे सूत्र होते हैं, जिसमें से पहला था कार्य बटा समय, यानी इकाई समय पे किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। दूसरा ये था कि विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है और कितना विभवांतर है ये। अब ये बहुत ही कारगर एक सूत्र है। क्यों? क्योंकि बाकी के सूत्र इसी से निकल के आते हैं। इसी सूत्र पे अगर हम लोग ओम के नियम को लगाएँगे, तो हमें बाकी के सूत्र मिलेंगे। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास I और R नहीं है, और I और R नहीं है, ये परेशानी का कारण इसलिए है क्योंकि मुझे ऊष्मा चाहिए। ऊष्मा में I, R और T रहता है। T तो है लेकिन I और R नहीं है। क्या है? P है। तो P हमें कुछ ऐसे फॉर्मूले में चाहिए जिसमें I भी हो और R भी हो। ठीक है? P का कुछ ऐसा फॉर्मूला जिसमें I हो और R हो और कुछ ना हो। तो अगर ऐसा फॉर्मूला हमें लाना है, तो हमें इस फॉर्मूले से मदद मिलेगी। हमें R लाना है तो V को यहाँ से दूर हटाना है, और V को दूर हटाना है तो ओम का नियम लगाइए। ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर IR होता है। तो जैसे ही हम लोग V की जगह पे IR बैठाएँगे, हम देखते हैं कि P बराबर I स्क्वायर R हो जाता है। यानी ये जो चीज़ है, ये असल में P है। बस हमारा काम हो गया। हम लोग यहाँ पे 14 वाट बैठाएँगे, ये 14 वाट बैठाएँगे, उसके साथ 30 क गुना करेंगे, 60 गुना करेंगे। जितना भी आएगा वो हमें क्या क्या देगा? ऊष्मा का मान देगा, और वो कितना होगा? वो ऊष्मा का मान हमें जूल में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक एसआई इकाई है, और एसआई इकाई से ही शुरू की है, तो उत्तर भी एसआई इकाई में ही मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे हमने इस सवाल को बनाया है। तो देखो, शक्ति 14 वाट, समय कितना दिया है? 30 मिनट। इसको बदल लेते हैं सेकंड में। ठीक है? हमें निकालना क्या है? ऊष्मा निकालनी है। तो हमें क्या पता है? H बराबर I स्क्वायर RT। कहाँ से? जूल के नियम से ये पता है हमें। तो अब देखो, I स्क्वायर R की जगह पे हमने क्या बैठाया है? P बैठाया है। क्यों? क्योंकि P बराबर I स्क्वायर R होता है, जो कि मैंने आपको करके बताया है। तो अब यहाँ पर P के जगह पे P का मान और समय के जगह पे समय का मान, तो हमें जो उत्तर मिलता है वो है 25,200 जूल। अब हम लोग अपने अगले गणित पर बढ़ते हैं। अगला गणित है कि एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट में कार्य करता है, और ये कार्य करते समय 8 एम्पीयर विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होती है। तो बल्ब को दिन में 8 घंटा जलाया जाता है। अब पूछा ये जा रहा है, अब देखो आगे बोला जा रहा है कि बल्ब द्वारा विद्युत शक्ति की खपत तथा इसे जलाने का महीने भर का खर्च ज्ञात करो। मतलब यहाँ पे ठीक से अगर हम लोग पढ़े तो हमें दो सवाल मिलते हैं। बल्ब द्वारा शक्ति की खपत और खर्चा कितना महीने भर का। हमें दो उत्तर निकालने हैं। एक तो शक्ति कितनी खर्च हुई वो, और पैसा कितना लगा, महीने भर का बल्ब जलने का खर्चा कितना आया। तो सबसे पहले तो हम लोग शक्ति कितनी यहाँ पे लगी उसको देख लेते हैं। तो फिर से शक्ति की ज़रूरत पड़ रही है। शक्ति का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि जब भी विद्युत की बात करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे और फिर इस पे ओम का नियम लगाएंगे और बाकी के फॉर्मूले निकलेंगे। लेकिन P बराबर I गुना V होता है। यहाँ पे हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो दिया गया है और जो करंट है वो भी दिया गया है, तो शक्ति बड़े आराम से निकल आएगी। ये तो हो गई शक्ति की बात। अब आगे हमें ये भी कहा गया है कि जो खर्चा है
वो निकालो, यानी कितना यूनिट कितना यूनिट खर्च हुआ है वो भी निकालना है। तो कितना यूनिट खर्च हुआ है मतलब कितना किलोवाट आवर हमने इसमें व्यय किया है, कितना किलोवाट आवर खर्च किया है। किलोवाट और आवर, ठीक है। अब यहां पे जब हमने शक्ति निकाली थी तो जो भी निकलेगा वो वाट में निकलेगा, और जो भी वाट में निकलेगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हजार कितनी बार है, और जितनी बार हजार होगा उतने सारे किलोवाट आवर हमें मिल जाएंगे। और सॉरी, उतने सारे यहां पे उतने सारे हमें किलोवाट मिलेंगे। और आवर कैसे मिलेंगे? हर दिन 8 घंटा चल रहा है, पूरे महीने यानी 30 दिन चल रहा है, तो यानी 240 घंटा। तो ये जो किलोवाट यहाँ से मिला उसको, और ये जो घंटा यहाँ से मिला इसको गुणा कर देंगे तो हमें किलोवाट आवर मिलेगा, ठीक है। और किलोवाट आवर के साथ प्रति यूनिट का खर्चा हम लोग लगाएंगे तो हम लोगों को जो महीने भर का खर्च है वो ज्ञात हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे यूनिट का मूल्य कितना दिया गया है, 5 रुपए दिया गया है। शुरू करते हैं सवाल बनाना। मैंने सवाल को पूरी तरह से समझा दिया है, अब कैसे सवाल बनेगा देखो। हमेशा फिजिकल साइंस के सवाल जो जानकारी दी गई है उसको लिख लेना चाहिए, वैसे ही मैंने दिखाया है। देखो, वोल्ट कितना है, 250 वोल्ट। विद्युत धारा कितनी है, 8 एम्पियर की। हमें क्या और दिया गया है, समय दिया गया है 8 घंटा हर दिन का। शक्ति निकालनी है और साथ ही साथ बिजली का खर्च भी निकालना है। आगे बढ़ते हैं। तो अब शक्ति बराबर I गुना V यानी करंट गुना विभवांतर, इसको करोगे तो हमें क्या मिलता है, 2000 वाट। 2000 वाट के अंदर हजार कितनी बार है, डिवाइड करके यानी भाग देके हजार से निकालोगे तो हमें मिलेगा 2 किलोवाट। तो ये हमने शक्ति की खपत की है। जो हमारा पहला आंसर था वो हमें मिल गया। हमें 2 आंसर निकालने थे, याद रखना, तो उसमें से पहला आंसर हमने निकाल लिया। अब दूसरा आंसर निकालना है कि महीने भर का खर्च इसमें कितना हुआ है। तो महीने भर का बिजली का खर्च निकालना है तो किलोवाट के साथ घंटा गुना 30 दिन का कर लो, और ये पूरा का पूरा किलोवाट आवर, उसके साथ प्रत्येक यूनिट के लिए कितना खर्च होता है, 5 रुपया। तो इसको सब जब करोगे तो हमें इतना बिजली का बिल नज़र आएगा। तो इस तरह से हमारा जो भाग 4 है ये समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको इससे लाभ हुआ होगा। अगर लाभ हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हर वीडियो के बारे में जानकारी अपलोड होते ही पाने के लिए इसको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक पढ़ते रहिएगा।